नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए जून 2023 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। जून 2023 में आपको धन प्राप्ति के और धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा जून 2023। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा जून 2023। भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। पहले समझते हैं ग्रह स्थितियों को। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, जो कि शुक्र के साथ कुंडली के चतुर्थ भाव में धन शक्ति योग बना रहे हैं। लग्न भाव में गुरु और राहु का गोचर है। सूर्य और बुध धन भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य 15 जून को राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में आ जाएंगे और बुध भी 24 जून को पराक्रम भाव में आ जाएंगे। और इस तरह से 15 जून तक धन के भाव में और 24 जून के बाद पराक्रम भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा, धन के भाव में भी और पराक्रम के भाव में भी। केतु का गोचर सप्तम भाव में है और शनिदेव कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव 17 जून को वक्री हो जाएंगे और वक्री होने पर लाभ के भाव का फल तो प्रदान करेंगे ही, दशम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब आइए इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं जून 2023 का। किसी भी जातक की कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है लग्नेश का और भाग्येश का। तो आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल। मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल शुक्र के साथ। यहाँ शुक्र और मंगल धन शक्ति योग बना रहे हैं। मंगल हैं शक्ति के कारक, आपके पुरुषार्थ और पराक्रम के कारक, जबकि शुक्र हैं धन के कारक। जब शुक्र और मंगल दोनों की युति बनेगी तो दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। तो शुक्र धन के भाव और सप्तम के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको चतुर्थ भाव, दूसरे भाव और सातवें भाव तीनों का फल देंगे। ऐसे ही मंगल आपको अष्टम का और लग्न भाव का फल देंगे। अब देखिए मंगल चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव क्या होता है? भौतिक सुखों का होता है, माता का होता है, वाहन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। और यहाँ पर शुक्र हैं। शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं क्योंकि चौथा भाव सुखों का भाव है और शुक्र धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य के कारक होते हैं। तो इस गोचर काल में आपको चतुर्थ भाव की चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। कोई मकान या प्लाट खरीदने की इच्छा थी तो आपकी वो इच्छा इस गोचर काल में पूरी होने जा रही है। मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं और भूमि के कारक होते हैं। अगर आप कोई कृषि भूमि, कोई फार्म हाउस बनाना चाहते थे, उसके लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल की दृष्टि दशम पर पड़ेगी और शुक्र की भी दृष्टि दशम पर पड़ेगी। मंगल अष्टम के स्वामी होकर के दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? मेष राशि के जातकों को ये बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, अष्टम भाव कष्टों का होता है, दुखों का होता है, पीड़ाओं का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है। तो इस समय कैसे इन समस्याओं से मुक्ति मिले, कार्य क्षेत्र की परेशानियों से कैसे मुक्ति मिले, क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं आपके राशि के स्वामी, तो स्वाभाविक है कि कार्य क्षेत्र में परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें तो आएंगी। तो उसका समाधान है, अष्टम भाव होता है डीप रिसर्च का,
गहराई से सोचने समझने का। तो कार्य क्षेत्र में आपको बहुत डीपली रिसर्च करनी पड़ेगी, यानी आप जो भी कार्य करना है, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें बहुत गहराई से जाकर के आपको समझना होगा उस कार्य के इन्स आउट्स को, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। और एक बात और है कि यहाँ पर शनि भी लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 जून से वक्री होने जा रहे हैं, दशम का फल देंगे। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की गति धीमी हो जाती है, और जब गति धीमी हो जाती है तो शनि कार्य क्षेत्र में रुकावटें पैदा करेंगे, कार्यों की गति को धीमा कर देंगे। तो उसको स्पीड अप करने के लिए, कार्य की गति बढ़ाने के लिए एक विकल्प है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से डूब जाइए। और शनि चूंकि परिश्रम के कारक हैं, इसलिए आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा लाभ अर्जित करने के लिए। शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं और शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, और यहाँ पर केतु का गोचर है। शुक्र और केतु में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। सप्तम भाव क्या होता है? दाम्पत्य सुखों का होता है। सप्तम भाव विवाह का होता है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है। तो यहाँ पर आपको सुख कहाँ से प्राप्त होगा? सुख मिलेगा सप्तम भाव की चीज़ों से, यानी आपके दाम्पत्य जीवन से आपको सुख की प्राप्ति होगी। पति पत्नी के बीच रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे और आपके विवाह के तो प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र जैसा शुभ ग्रह सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है इस गोचर काल में। और दूसरी बात, यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो शुक्र आपको धन का संचय भी कराएंगे, धन की प्राप्ति भी कराएंगे, परिवार में वृद्धि भी कराएंगे। यहाँ पर बुध का गोचर है। बुध शुक्र के मित्र हैं और बुध व्यापार के कारक होते हैं। बुध आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। और पंचम के स्वामी कौन है? पंचम के स्वामी हैं स्वयं सूर्यदेव, जो कि सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। शुक्र मंगल की तो बात हो गई, अब सूर्य और बुध की बात कर लेते हैं। छात्रों के लिए, जो मेष राशि के जातक हैं, उनके लिए ये जून का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डबल बुधादित्य राजयोग बन रहा है। धन के भाव में भी बन रहा है और उसके बाद पराक्रम के भाव में भी बुधादित्य राजयोग बन रहा है। सूर्य और बुध पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव क्या होता है? शिक्षा का होता है, संतान का होता है। छठा भाव क्या होता है? नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। दोनों ही भाव के स्वामी जब एक साथ हैं और वह भी सूर्य और बुध जैसे ग्रह, तो उस स्थिति में जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो जातक बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हैं, या वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको नौकरी प्राप्त करने का, जॉब मिलने का प्रबल योग बनेगा। क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग कुंडली में जब भी बनता है तो नौकरी मिलने के योग प्रबल होते हैं। और यहाँ तो बुध छठे के स्वामी हैं और सूर्य पंचम के स्वामी हैं। इतना अद्भुत संयोजन है सूर्य और बुध का, और आपको इस गोचर काल का पूरी तरह से लाभ लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं गुरु के बारे में, जो कि आपके राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र हैं। मेष राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गोचर है वो है राशि के स्वामी मंगल का, मंगल के मित्र देवगुरु बृहस्पति का और सूर्य का। मंगल पर चर्चा हो चुकी है, अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 15 जून से अंश बल से मजबूत होंगे। राहु और गुरु का जो चांडाल योग बन रहा था वो निष्प्रभावी हो जाएगा और गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा और आपके लग्न भाव में देवगुरु यहाँ पर कुंडली के भाग्य भाव के और विदेश भाव के स्वामी होकर के
लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकला कि इस गोचर काल में आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से आपके विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। नवम भाव जो होता है उच्च शिक्षा का होता है, तो छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में आपको या आईटी सेक्टर में आपको विदेश जाने का योग मिलेगा और विदेश जा कर के आप उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। प्रबल योग बन रहा है क्योंकि सूर्य और गुरु ये दो ऐसे ग्रह हैं, राजा और महामंत्री, जो कि पंचम को रूल कर रहे हैं, जो कि नवम को रूल कर रहे हैं और जो कि द्वादश को रूल कर रहे हैं। तीन महत्वपूर्ण भाव के स्वामी गुरु हैं और सूर्य हैं, तो विदेश जाने के प्रबल योग बनते हैं। और आपके अंदर अगर विदेश जाने की इच्छा थी तो वो जरूर पूरी होगी। और एक बात और आप समझ लीजिए कि मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। मंगल आपको मातृभूमि से दूर ले जाएंगे। लग्न के स्वामी होकर के चतुर्थ में बैठे हैं। चौथा भाव माता और मातृभूमि का होता है। मंगल जब चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो मातृभूमि से दूरी बना देते हैं। आपके विदेश जाने का हर तरह से योग बन रहा है। आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। देवगुरु क्या है? ज्ञान, बुद्धि और विवेक। तो आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक को जागृत करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, चाहे वो धन को लेकर के, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो पारिवारिक संबंधों को लेकर के, कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर के या कर्ज को लेकर के, देवगुरु आपको हर तरह की समस्या से बाहर निकालेंगे। क्योंकि देवगुरु जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव के स्वामी होते हैं और जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं, उन सभी भावों के शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। देवगुरु न केवल आपकी समस्या को हल करेंगे बल्कि आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे, ईश्वरी मदद भी आपको मिलेगी और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। आपके मन की कोई चिंता थी, संतान के विवाह या नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर, या कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर, या आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था, आपको नहीं मिल पा रहा था, हर समस्या का निराकरण देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में गोचर करते हुए करेंगे। धन के भाव में सूर्य और बुध का गोचर है। देखिए, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो आपके सस्टेनेंस का, आपके सपोर्ट का होता है। और आपको सपोर्ट किसके मिलेगी? गुरु को सपोर्ट किससे मिल रही है? सूर्य और बुध से मिल रही है। तो इस समय क्या होगा? आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आप शांति से बैठ करके सोचेंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती की जाए, क्योंकि गुरु लग्न में है 12वें के स्वामी होकर के, तो खर्चे बढ़ाएंगे। आपको ये सोचना है कि खर्चे किस तरह से कम किए जाएं और किस तरह से आप बचत करें और किस तरह से निवेश करें। और बुध यहाँ पर चूँकि पराक्रम भाव के स्वामी हैं और सूर्य बाद में पराक्रम भाव में ही बुध गोचर भी करेंगे, और बुध होते हैं शेयर मार्केट के कारक, बुध होते हैं मार्केटिंग के कारक, बुध होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस के कारक। तो इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी और आप धन का संचय भी करेंगे। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर पड़ेगी। आइए इस पर इसका विश्लेषण करते हैं। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, देवगुरु उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। पहले बात करते हैं सप्तम भाव की, क्योंकि सप्तम भाव जो है आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। यहीं से आपके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है। सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, आपकी प्रॉस्पेरिटी, सोशल इमेज, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलेशनशिप, आपकी डेली इनकम, व्यापार, इन सब का विचार किया जाता है सप्तम भाव से। सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने से, और सप्तम भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, दोनों ही विवाह के कारक हैं, तो अत्यंत उच्च कोटि का, उत्तम कोटि का विवाह होने का योग बनेगा। उत्तम जीवन साथी प्राप्त करने का योग बनेगा। विवाह के बाद धन प्राप्ति या भाग्योन्नति भी होगी। आपकी सोच में जो नकारात्मक
स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी और आप जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर आपकी डेली इनकम को बढ़ाने वाली होगी। व्यावसायिक सफलता और ख़ास करके पार्टनरशिप में आपको विशेष सफलता मिलने जा रही है इस गोचर काल में। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा। बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार के लिए आदर्श स्थिति बनेगी, क्योंकि इस समय आपके मन में आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक जागृत रहेगा। आप दूसरे पक्ष की बात को ध्यान से सुनेंगे, दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, दूसरों की भावनाओं को सम्मान करेंगे और समस्या सुलझ जाएगी। गुरु की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव जो होता है ये भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है, सत्कर्म का होता है, गुरु का, उच्च शिक्षा का, धार्मिक यात्राओं का होता है और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो करता है नवम भाव। नवम भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। और मेष राशि के जातकों, आप ये समझ लें कि गुरु का गोचर अगले 1 वर्ष तक आपके कुंडली के लग्न भाव में रहेगा और आपको 1 वर्ष तक भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत आप कर सकते हैं और आपके वो कार्य पूरा होगा। इस समय आपको अपने पिता, अपने गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। आप उनके आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी। आपके पास दूसरों के विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता होगी। आप शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, धर्मोपदेशक या लीगल एडवाइज़र के रूप में, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में अपने कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। यात्रा, देवदर्शन, तीर्थ यात्रा की इच्छा थी, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। गुरु संतान के कारक होते हैं और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और या फिर आप संतान की प्लानिंग भी कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, जिसके स्वामी सूर्य हैं, जो कि गुरु के मित्र हैं। ऐसे में पंचम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। कुंडली का पंचम भाव सबसे शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा, लव रिलेशंस, कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, आर्थिक लाभ, लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन सब को शो करता है और पंचम भाव मनोरंजन, गेम्स, स्पोर्ट्स को भी शो करता है। अब इस पर गुरु की दृष्टि पड़ी। अब गुरु क्या हैं? संतान के कारक और विवाह के कारक। और जैसा मैंने बताया कि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में पर भी पड़ रही है। पंचम भाव जो होता है लव रोमांस का होता है। अब एक चीज़ समझिए, आपकी पंचम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं? धन के भाव में बैठे हैं। क्या शो कर रहा है? ये चीज़ ये शो कर रही है कि आपको अपने लव रिलेशन से धन की प्राप्ति होगी। आपके लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, या आपका लव पार्टनर आपके लिए जो है धन की व्यवस्था कर सकता है, या फिर विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो सकती है। ये स्थिति बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। गुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर बूस्टअप होगी। कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। प्रथम भाव संतान की उत्पत्ति को शो करता है। विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं या संतान की प्राप्ति हो सकती है, और वो संतान गुरु के समान भव्य व्यक्तित्व की स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को शो करता है। प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास होगा आपको। नए रिलेशंस बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी लाभ हो सकता है, हालांकि विशेष सावधानी के साथ। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि जॉब के नए अवसरों को दर्शाती है। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शनि की। शनि का गोचर लाभ के भाव में है। शनि मेष राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह नहीं है और 17 जून से वक्री हो रहे हैं। जब वक्री होंगे तो कर्म भाव के भी स्वामी बनेंगे।
वक्री होने पर एक विशेष बात ये होती है कि ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि लाभ के भाव में है तो आपको हर तरह का लाभ देने में तो सक्षम होंगे, लेकिन शनि लाभों को मिलने में देरी कर सकते हैं, डिले होगा, क्योंकि शनि वक्री हैं। तो इसके लिए आप शनि का उपाय ज़रूर करते रहिएगा। साथ ही साथ और भी जो भी ग्रह हैं आपकी कुंडली में जो कमज़ोर हैं या जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उसका भी उपाय आप करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर के अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं
और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।